जय हिंद। आप सभी को गुरुकुल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग गुप्त काल की दूसरी क्लास करेंगे। इससे पहले एक क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मेनली इसके प्रशासन के रूप में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या व्यवस्था था। इसके बाद में हम लोग तीसरे क्लास भी करेंगे। तो गुप्त काल का प्रशासन की बात किया जाए तो जिस तरह से मौर्य काल में देखा गया था कितनी शक्तिशाली केंद्र में होता था राजा, उतनी शक्तिशाली इसमें नहीं देखने को मिलता है। जितने शक्ति राजा के पास मौर्य काल में होता था उतना गुप्त काल में नहीं देखने को मिलता है। लेकिन राजा का एक विशेष महत्व था, समझे। क्योंकि इस समय क्या हुआ था कि छोटे छोटे सामंत व्यवस्था उदय हुआ था, जो छोटे छोटे राजाओं के रूप में अपने क्षेत्र में कार्य करते थे। तो इसी के कारण गुप्त काल में राजा का महत्व धीरे धीरे कमते गया। कहा गया है कि राजा को एक दैवीय रूप में माना जाता था। जैसे बोला जाता है कि राजा एक देव का अंश होता है। तो कब से मानने लगा? गुप्त काल से मानने लगा कि एक राजा जो होता है दैवीय अधिकार के रूप में इसको देखने लगा। तो राजा जो था एक क्या था? दैवीय अधिकार रखता था। इसके साथ में देखा गया कि मौर्य जो होता था इसमें केंद्रीकृत ज्यादा नहीं होता था, समझे। लेकिन राजा का एक विशेष महत्व था। इसमें देखा गया कि सामंतिक व्यवस्था का विकास हुआ। सामंतिक व्यवस्था हम लोग पहले पढ़े थे। सामंतिक व्यवस्था एक समझे अमीरों का ग्रुप होता था, समझे। हम लोग सातवाहन वंश में देखे थे कि भूमि दान की प्रथा शुरू हुई थी। तो उसमें कई तरह का देखे थे कि सामंत व्यवस्था धीरे धीरे उदय होना शुरू हो गया था। जैसे गुप्त काल प्रवेश किया इसमें ज्यादा विस्तार हुआ, समझे। यदि हम इसका कुछ क्षेत्र देखें, जैसे हम लोग का आज क्षेत्र है बड़ा, आज इतना बड़ा हमारा देश भारत है, उसके नीचे क्या है? राज्य है। राज्य के नीचे क्या होता है? तो जिला होता है। जिला के नीचे क्या होता है? अनुमंडल होता है। अनुमंडल के नीचे क्या होता है? तो ब्लॉक होता है। ब्लॉक से नीचे क्या होता है? तो पंचायत होता है, समझे। उसी तरह आज जो देखने को मिलता है उस समय भी यही इसी संरचना देखने को मिलता था प्रशासन में, समझे। तो सबसे ऊपर होता था देश, उसके बाद में होता था जिसको हम लोग राज कहते हैं। तो उस समय कहा जाता था भुक्ति, समझे, भुक्ति कहा जाता था। फिर जिला स्तर पर आता था तो विषय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विषय। उसको बाद में आता था ग्राम। तो इसके चलाने के लिए प्रशासन जरूरी होता है। राज्य के चलाने के लिए प्रशासन होना चाहिए, उसके प्रमुख होना चाहिए। तो देश को चलाने वाले प्रशासक नाम था गोप्ता। नाम होता था गोप्ता, जो मेनली राजा द्वारा ही नियुक्त किया जाता था सीधा देश को चलाने के लिए, गोप्ता होता था। फिर इसके बाद में आपका भुक्ति आता था जो राज्य के स्तर पर होता था। तो इसका प्रशासक का नाम होता था उपरीक के नाम से जाना जाता था प्रशासन को। फिर विषय आया तो इसको विषयपति के रूप में जाना लगा, जो जिला के स्तर पर हम लोग इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद में ग्राम आया तो ग्रामीण, ग्राम को चलाने वाला प्रशासक क्या नाम जो था? ग्रामीण नाम होता था। तो ये सब प्रमुख आपका क्या है? प्रशासक का संरचना है। उस समय देखिए कि कितना उस समय प्रशासन में पुख्ता था, मजबूती थी। आज भी वो चीज देखने को मिलता है। तो एक दो सौ शासन प्रशासन नहीं चलता है, एक सिस्टम से चलता है। तो देखिए सिस्टम गुप्त काल में कितना बड़ा मजबूत था। अब हम लोग उस समय की समाज के बारे में पढ़ेंगे कि समाज में क्या क्या कृतियां थी, क्या प्रचलन था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उस समय वर्ण व्यवस्था बहुत जटिल हो गया था। वर्ण व्यवस्था देखे हम लोग देखे थे कि ब्रह्म जातीय होता था, क्षत्रिय होता था, वैश्य होता था, शूद्र होता था। 4 जाति हम लोग ऋग्वेद में भी पढ़े थे। तो इस समय जाति प्रथा इतना चरम पर पहुंच गया
कि और ही जटिल हो गया। समझे, जैसे ब्रह्म जाति का और क्षत्रिय जाति के सबसे ज्यादा दबदबा रहा। समझे, और दो आपका जो जाति हो गया वैश्य और शूद्र, इसका स्थिति धीरे धीरे समझिए कि सुधार हुआ, लेकिन थोड़ा उतना नहीं हुआ। और इसमें उपजातियों का विकास उदय हुआ। उच्च जाति उपजातियों का मतलब हुआ कि जाति में भी एक उपजाति होता है। हम लोग गाँव में देखते हैं, कोई भी यदि हरिजन है तो हरिजन के दूसरा नाम से भी पुकारा जाता है, तो उसी कहते उपजाति। तो कब उदय हुआ? तो उदय हुआ आपका गुप्त काल में। समझे, फिर एक जाति का और नए उदय हुआ जिसका नाम था कायस्थ। आपसे प्रश्न पूछेगा कायस्थ जाति का उदय कब हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। मतलब कायस्थ का जो काम होता था पाठ पाठक का होता था। समझे, पाठ पाठक का आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन सी जाति का उदय हुआ था गुप्त काल में, तो बोलिएगा कायस्थ। ठीक है। फिर दास जो प्रथा था, दास लोग जो था सबसे समझिए कि क्षुद्र जाति में आता था। दास प्रथा का उस समय प्रचलन में था। दास का जो था थोड़ा सा उसको स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन उसका मुख्य काम क्या था? कृषि का कार्य करना, कृषि में इन्वॉल्व रहता था। क्योंकि दास तो था समझिए कि मालिक के ऑर्डर का काम करना है। और अंग्रेज के काल में भी दास को इतना बड़ा बढ़ावा दिया गया। एक आपको उदाहरण देते हैं, अफ्रीका में दास प्रथा का सबसे ज्यादा प्रचलन था। तो अंग्रेज क्या करता था कि अफ्रीका से उत्तरी अमेरिका भेजना था दास को, पानी के जहाज से भेजता था, और इतना ठूस के भेजता था कि उसमें सांस लेना भी मुश्किल होता था उस जहाज पर। लेकिन वहां उत्तरी अमेरिका जाते जाते पता है, सिर्फ यदि 100 आदमी को भेजता था, सिर्फ 10 आदमी बचता था। क्योंकि इतना स्थिति बुरा था कि उस जाना भी मुश्किल था, मर जाता था वो रास्ता में ही, और मर जाता था समुद्र में डाल देता था। दास प्रथा समझ सकते हैं कि कितना बुरी हालत थी। समझे। फिर स्त्री की बात बोला जाए कि स्त्री की स्थिति में गिरावट आई। स्त्री का गिरावट होने के कारण क्या हुआ कि मेनली इसमें पुरुष का दबदबा रहा, और मेनली दो ऊपर जो उपजाति को होता था ना, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय, तो उस जाति का लोग जो होता था तो स्त्री को निकलने नहीं देता था। मेनली उनका घर ही में रहना होता था। और जो निम्न 2 स्टेप के था, जैसे शूद्र था और क्या था, वैश्य, ये दोनों जो जाति का था, इसके घर वाले जो महिला थी वो बाहर में निकल कर काम कर सकती थी, क्योंकि बहुत ही निम्न जाति की थी। और निम्न जाति का जानते हैं कि उसको खाने के लिए कितना बड़ी मुश्किल होता है, पेट चलाने के लिए, तो खुद ही से अपने काम करती थी। समझे। तो थोड़ा सा इसमें स्थिति तो देखने को मिला कि सुधार हुआ था, लेकिन सुधार कब हुआ? तो इसमें 2 जाति नीचा वाला है ना, वही उसी को देखने को मिला। अब आते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। स्त्री का स्थिति देखे, दास प्रथा के देखे। देखिए, समाज का कोई भी यदि प्रचलन होता है, रीति रिवाज होती है ना, तो 1 दिन में 2 दिन में नहीं बनता। आज हम लोग जाति प्रथा को और महिला सशक्तिकरण को हम लोग इतना बढ़ावा देने की प्रयास हमारी सरकार भी कर रही है। बताइए कितना 5000 आज हम लोग पढ़ रहे हैं गुप्त काल, जो 4वीं से 5वीं शताब्दी का, आज की कौन 21वीं शताब्दी चल रहा है। आप अनुमान लगाइए कि कितना पुराना जाति प्रथा है। महिलाओं की स्थिति का कितना बुरा हाल था उस समय। आज वही महिला कितना, अभी देखिए अभी तक सुधार नहीं हुआ है। समाज में कोई भी यदि प्रचलन आ जाता है तो सुधार होने में कितना समय लेता है। 21वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं, और 4वीं शताब्दी का हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। आप इसमें अनुमान लगाइए कि कितना 1600 1700 ईस्वी के पीछे का हम लोग जान रहे हैं।
वो भी आदि रीति रिवाज आज भी प्रचलन में है। तो कोई भी समाज में आदि आता है तो उसको सुधार होने के लिए बहुत दिन लगता है, समझे। इतिहास आपको बहुत चीज सिखाता है भी, भविष्य को सुधारने के लिए आपको एक नजरिया प्रदान करता है, समझे। तो यही इतिहास सिर्फ याद करना नहीं, समझना भी बहुत जरूरी होता है। जब तक नहीं समझिएगा तो अपने बेहतर नहीं कर सकते हैं भविष्य को। आप जानते हैं हम लोग उस समय का अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी, समझे। तो उस समय कृषि पर ही अर्थव्यवस्था आधारित था। आज बोला जाता है भारत का अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है कृषि को। तो उस समय भी कृषि पर ज्यादा ही निर्भर था लोग, समझे। उस समय कर भी लोग सब देता था, जितना भी कृषि हो, व्यापार करने वाले हो, शिल्पकारी हो और कई अन्य काम करने वाला लोग सभी टैक्स देता था। टैक्स नहीं देगा तो शासन प्रशासन कैसे, देश कैसे चल सकता है। देश चलाने के लिए टैक्स देना बहुत जरूरी है, आपका कर्तव्य है टैक्स देना। तो उस समय भी टैक्स देता था। तो पूरे आमदनी का 1/4 से 1/6 के बीच देता था। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि टैक्स कितने कितने के बीच दिया जाता था। तो 1/4 से 1/6 के बीच में दिया जाता था। और एक की व्यवस्था था व्यापार। व्यापार बहुत, देखिए व्यापार मध्य एशिया से भी किया जाता था, यूरोप से भी किया जाता था, अफ्रीका से किया जाता था, और ज्यादातर किससे, समुद्र के माध्यम से किया जाता था, समझे। समुद्र, देखिए समुद्र के माध्यम क्यों किया जाता था, क्योंकि उस समय उतना आधुनिक कोई गाड़ी मोटर आज की तुलना में नहीं उतना डेवलप था। और उस समय सिर्फ पानी वाला जहाज से एक जगह से दूसरी जगह में बहुत सस्ता था, परिवहन के माध्यम बहुत सस्ता था, कोई पैसा नहीं लगता था, समझे। तो एक देश से दूसरे देश में सामान भेजना बहुत आसान होता था। इसी के कारण क्या होता था, जलीय व्यापार का बढ़ावा दिया जाता था। व्यापार के लिए श्रेणी व्यवस्था था। आपसे प्रश्न पूछा जाता है श्रेणी व्यवस्था किससे संबंधित है, तो बोलिए व्यापार से। व्यापार का एक अध्यक्ष होता था, क्या होता था, अध्यक्ष, उसको देख रेख करता था। उस अध्यक्ष के नाम होता था आपका जेठक, जेठक नाम होता था, जो पूरी व्यवस्था को संतुलन और व्यवस्थित रूप देता था। उस अभी बंदरगाह का नाम बताते हैं। बंदरगाह एक नाम था त्रामलिप्तित, त्रामलिप्तित जो पश्चिम बंगाल में था। एक भड़ोच था, भड़ोच पश्चिम गुजरात में था। तो पूर्वी छोर में भी था, भारत के पूर्वी छोर में भी और पश्चिमी छोर में। तो पूर्वी छोर में कौन होता था, ताम्रलिप्त, समझे, जो व्यापार करने के लिए सबसे प्रमुख बंदरगाह था। और एक उज्जैन जगह था जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश। ये व्यापार के लिए बहुत बड़ा एक समझिए कि प्रमुख केंद्र था व्यापार के लिए, उज्जैन। आज उज्जैन भी बहुत बड़ा शहर है। उज्जैन महाकाल एक वहां पर मंदिर है शिव जी का, बहुत प्रसिद्ध है। तो उस समय भी बहुत प्रसिद्ध था उज्जैन। तो किसके लिए, तो बोलिएगा व्यापार के लिए, व्यापार का केंद्र था। उस समय सोना का सिक्का भी और चांदी के सिक्का भी प्रचलन में था। तो कई दूसरा नाम से पुकारा जाता था। सोना का जो सिक्का होता था तो दिनार जो बोला जाता है कि ना, दिनार के नाम से जाना जाता था। और चांदी की सिक्का को रुपया, समझे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रुपया का नाम से जाना जाता था। दिनार किसको, तो बोलेंगे सोना के सिक्का का, और चांदी का रुपया का। अब हम लोग जानते हैं कि भूमि दान की प्रथा तो शुरू से सातवाहन वंश से स्टार्ट हो गया था, और इसका विस्तार बहुत ज्यादा हुआ। भूमि दान की प्रथा को बढ़ावा मिला। ये आपका क्या था, तो बोलिएगा अर्थव्यवस्था। किसी साम्राज्य को विस्तार होने के लिए उसको सबसे बड़ा आर्थिक रूप से समृद्ध होना बहुत जरूरी होता है, समझिए। आज हमारे देश भारत आर्थिक क्षेत्र में बहुत डेवलप होके तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। पूरी दुनिया की बोला जाए तो चौथी अर्थव्यवस्था हमारा देश का, लेकिन गरीबी
जनशक्ति सबसे ज्यादा है भारत में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे धर्म। गुप्त का समय कौन सा धर्म सबसे बड़ा चरम सीमा पर था? कौन सा धर्मों का सबसे बड़ा बढ़ावा दिया गया था? बोला जाता है कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त, ये दोनों राजा महाशक्तिशाली था, महाप्रतापी था। तो अपने कार्यकाल में विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। ये अपने सिक्के में गरुड़ जी का चित्र अंकित करवाया था। तो गरुड़ जी किसके वाहक है? तो बोलिएगा विष्णु भगवान का। तो विष्णु भगवान समझिए कि वैष्णव धर्म का बढ़ावा देने वाले गुप्त वंश, लेकिन जैन बौद्ध को भी साथ साथ लेकर चलने का प्रयास किया, लेकिन सबसे ज्यादा वैष्णव धर्म को बढ़ावा दिया। तो गुप्त शासक क्या था? वैष्णव था, समझे? विष्णु भगवान का पूजक था। इस समय सबसे प्रमुख बात क्या हुई थी कि मंदिर बनाने की एक प्रक्रिया शुरू हुई थी। मंदिर बनाने की प्रथा कभी इससे पहले नहीं हुआ था। अब इसी समय से आपसे प्रश्न पूछेगा कि मंदिर बनाने की प्रथा कब से शुरू हुई, तो बोलना है गुप्त काल से। और कैसी? नागर शैली से। एक शैली होता है, 3 तरह से शैली होता है ना। तो इसमें नागर शैली का विकास उत्तरी भारत में हुआ। कई बार प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो नागर शैली का कैसा स्ट्रक्चर होता था? तो हमारे गांव में देखते हैं मंदिर जब बनता है तो एक शिखर होता है, इसे देखिएगा, शिखर ऐसे रहता है, बस समझे? तो शिखर की तरह होता है, ऐसे होता है, समझे? तो ये तो आपका होता था, इसी को हम लोग शिखर बोलते हैं ना। तो इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नागर शैली बोलते हैं। तो उत्तर भारत में जितना भी आपका मंदिर बनने की आपका स्थिति है, तो नागर शैली ही बनता है। राम भगवान जो का अभी बना मंदिर, तो कौन शैली में? नागर शैली में बना हुआ है। तो कब से स्टार्ट हुआ? तो बोलिए गुप्त काल से हुआ। एक मंदिर था जिसे देवगढ़ में, कहा? देवगढ़ में, झांसी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झांसी आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, समझे? जो दशा अवतार का जो मंदिर है देवगढ़ में, दशा अवतार मंदिर है जो विष्णु भगवान से संबंधित है। तो आपसे पूछेगा, बताइए कि दशा अवतार मंदिर कहाँ है? तो देवगढ़ में। देवगढ़ कहाँ है? तो झांसी में। झांसी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। विष्णु भगवान के 10वें अवतार को वराह अवतार सबसे प्रचलित है। वराह अवतार समझे? जो विष्णु भगवान प्रहलाद को क्या करते थे? प्रहलाद को बचाने के लिए वराह रूप लिए थे विष्णु भगवान, समझे? तो सबसे बड़ा प्रचलित हुए गुप्त काल में, समझे? तो ये आपका ही क्या था? गुप्त समय का धर्म। इस समय धर्म ऐसा नहीं सोचिए खाली हिंदू धर्म का बढ़ावा मिल रहा है, बहुत कम मात्रा में बौद्ध और जैन को भी बढ़ावा मिला, समझे? मंदिर का उदय हुआ बनाने के लिए। तो ये सब हम लोग जाने। आप जानेंगे कि गुप्त काल में कला का विकास कैसे हुआ। बोला जाता है कि गुप्त काल में साहित्य, संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय संस्कृत भाषा को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला, समझे? चरम बिंदु पर पहुंचने का साहित्य को ले जाने में सबसे बड़ा भूमिका निभाया संस्कृत। गुप्त काल में देखा गया कि वास्तुकला को भी बढ़ावा मिला, चित्रकला को भी बढ़ावा मिला, मूर्ति कला को भी बढ़ावा मिला, साहित्य को भी बढ़ावा मिला। ये सब आपका यही गुप्त काल में देखने को मिला। इसी के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। नागर शैली का विकास हुआ इसी समय। अभी बताइए नागर शैली क्या है? मंदिर का विकास देखिए, बुद्ध के भूमि स्पर्श मुद्रा, बुद्ध भगवान का एक ऐसा मुद्रा का विकास हुआ जो भूमि स्पर्श किए हुए, तपस्या किए हुए परिदृश्य को दिखाया गया उस मूर्ति में।
आप कभी कभी देखिएगा एक मूर्ति होता है जो बुद्ध भगवान एकदम ऐसे तपस्या करते हुए भूमि को छुए हुए हैं। तो कब विकास हुआ? तो बोलिएगा गुप्त काल में। इसी समय से मूर्ति का ये तरह का मूर्ति बनना स्टार्ट हुआ था। चित्रकला का भी विकास हुआ, जैसे अजंता और वाघ। अजंता कहाँ पड़ता है? तो बोलिएगा महाराष्ट्र में। जो आपकी गुफा में चित्रकालित अंकित किया गया है, कई तरह का बुद्ध भगवान का चित्र बनाया गया है, समझे, और कई तरह का चित्र बनाया गया है। और वाघ ये वो कहाँ पड़ता है? तो बोलिए मध्य प्रदेश में। ये भी आपके पहाड़ में है गुफा, वो भी, उसमें भी चित्र बनाया गया है कई तरह का। तो उसमें चित्र है ना, जैन धर्म, बुद्ध धर्म और बौद्ध धर्म, अब हो गया हिंदू धर्म से रिलेटेड है ये सब आपका, इस चित्र में। अभी बताएं कि राजकीय भाषा इसका क्या था? तो बोलिएगा संस्कृत था। एक प्रश्न और पूछता है कि बताइए गुप्त काल में भूमि के कितने प्रकार में विभाजन किया गया था? तो 5 तरह प्रकार में विभाजन किया गया था। कितने प्रकार का? 5। एक क्षेत्रीय भूमि होता था जिसमें कृषि किया जाता था। आपसे प्रश्न पूछेगा क्षेत्रीय भूमि क्या चीज प्रयोग होता था? तो कृषि में। एक प्रश्न आप पूछता है अपरहत भूमि होता था, अपरहत भूमि होता था जो जंगल जैसे होता है ना, तो उसमें समझिए बंजर भूमि होता था, जंगल ही रहता था, जंगल ही जंगल। तो क्या कहलाता था? अपरहत भूमि कौन होता था? तो जंगली भूमि। कौन सा? जंगल। आपसे प्रश्न ज्यादा पूछता है अपरहत भूमि कौन किस समय नहीं था? तो जंगल से। बात समझे? ये आपका इसी में आएगा अर्थव्यवस्था में। आशा करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब हमें उस समय कई तरह का एक विद्वान और कई तरह का विद्वान ने अपने बुद्धि से अपना कई प्रकार के बुक लिखे, रचना की, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, जैसे सबसे बड़ा विद्वान आर्यभट्ट, जो बिहार पटना उनका जन्मभूमि हुए, उनके समय में कहा जाता है कि गणितज्ञ में इतना प्रांगत थे कि उसको समय नहीं रहता था पत्नी से बात करने के लिए। ये सोचने वाली बात है, समझे। रेखा पर एक इस भूमि से निकले हैं विद्वान। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत का शेक्सपियर किसको बोलते हैं? तो क्या बोलिएगा? कालिदास। धन्वंतरी का नाम सुने हुए। आयुर्वेद का, भारत का आयुर्वेद का पिता बोला जाता है धन्वंतरी, समझे, धन्वंतरी। आप लोग अगले क्लास में पढ़ाए थे, जो इसको क्या बोला? भारत का आयुर्वेद का पिता बोला जाता है। भारत के शेक्सपियर किसको बोलते हैं? कालिदास को बोलते हैं। शेक्सपियर बोलते हैं, कालिदास को बोलते हैं। जो एक इसमें कालिदास ने कई तरह का बुक लिखे हैं, इसमें प्रमुख हमको लगा और कई पिछले क्लास में बताए हैं। तो इसमें से मेघदूत है जो कालिदास ने लिखा, एक रघुवंश, रघुवंश मेघदूत कौन लिखा? कालिदास। कालिदास की बोला जाता है ना, इस संस्कृत कवि के रूप में जाता है, संस्कृत में बहुत विद्वान थे। बोला जाता है इस कालिदास के बारे में बोला जाता है पहले सबसे बड़े मूर्ख थे, समझे। तो इसको क्या किया ना, एक कहानी सुनाते हैं। जैसे मान लेते हैं इतना मूर्ख था कि जंगल में जिस पेड़ पर बैठा हुआ था, जिस डाली पर बैठा हुआ, वही डाली काट रहा था। ये बात समझे, वही डाली। तो एक किसी विद्वान ने जा रहा था रास्ते से, तो उसको देखकर इतना हंसा, कहना नहीं। तो उसको बोला, कह रहा तुम जो काट रहे हो वही, उसी पर तुम बैठे हो, गिर जाएगा नीचे। तो उसको इग्नोर कर दिया। क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। बताइए कितना मूर्ख था। लेकिन एक समय ऐसा आया जो कवि बहुत बड़ा कवि बना। इस सबसे बड़ा भूमिका किसका रहा? कालिदास का। कालिदास क्यों नाम पड़ा? काली मतलब यहाँ हुआ ना कि जब जिस घर पर रहते थे ना, उस घर के पीछे काली देवी का मंदिर था। एक दिन अचानक क्या हुआ कि उस मंदिर के द्वार पर खुद से गिर गया कालिदास।
अब कालिदास गिरने के बाद इसका जीभ कट के काली जी के चरण में चला गया, साथ साथ प्रकट हो गई है माता ने। फिर जैने से बहुत बड़ा विद्वान बन गए। काली देवी जो आशीर्वाद दिए ना, सबसे बड़ा कवि बन गए। इसी के बोला जाता है कि काली का दास है। मतलब क्या हुआ, काली मतलब वो भी हुआ देवी माँ, और सुदास मतलब अपना पुजारी हो गया उसका, तो सबसे बड़ा कवि बन गए। तो विष्णु एक शर्मा किताब लिखी जिसको बोला जाता है पंचतंत्र। पंचतंत्र के बारे में बोला जाता है कि बाइबल के बाद सबसे बड़ा ये बोला ग्रंथ बोला जाता है। बाइबल के बाद सबसे विस्तृत यही है। फिर उसके बाद में एक वास्त्यायन एक विद्वान थे जो कामसूत्र का नाम बुक लिखे थे। क्या लिखे थे? कामसूत्र का। आपसे पूछेगा कि वात्स्यायन कौन सा बुक लिखा, तो कामसूत्र। कामांध ने कौन सा बुक लिखा, तो बोलेगा नीतिसार। ये सब गुप्त काल में ही था, इसे जितना बोल रहे हैं गुप्त काल में। कामनंद कौन सा किताब लिखा? नीतिसार। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा। अमर सिंह ने एक यूपीएससी में पूछा, बताइए कि अमरकोश अमर सिंह का लिखा हुआ, तो इसमें बोलते बताइए कि अमरकोश में कौन सा ऐसा कर के बारे में उल्लेख किया गया है। उसमें 4-5 वो ऑप्शन दिया था गहराई से। तो कर के बारे में बताइए कि इसमें जैसे अभी बताया ना अपराध भूमि, इसी के रूप में इसमें उल्लेख किया गया था। और समझे, आर्यभट्ट बोलते हैं कि आर्यभट्ट ने सब तो प्रथम बताया था कि पृथ्वी क्या है, गोल है। पृथ्वी क्या है, गोल है। अब आपका जीरो को खोज कौन किया? आर्यभट्ट नहीं किया, समझे। तो एक किताब लिखी है जिसका नाम है आर्यभट्ट। ये सबसे बड़ा गणितज्ञ थे, गणित में सबसे बड़ा विद्वान थे। एक विद्वान और थे ओरावमिहिर। ओरावमिहिर ने बताया कि चंद्रमा जो है, जो मून है, जो पृथ्वी को घूमता है, और पृथ्वी है तो किसको घूम रहा है? सन को। कौन बताया? ओरावमिहिर। कौन बताया? आज साइंटिस्ट खोज रहा है, बता रहा है, लेकिन हमारे संस्कृति ने कितना पहले बता दिया। लोग इतना बड़ा विद्वान की पृथ्वी क्या है, गोल है। और जो पृथ्वी से क्या बता रहा है, सूर्य को परिक्रमा कर रहा है। कितना क्या बताया कि नहीं, सूर्य पृथ्वी को क्या कर रहा है, घूम रहा है। कितना बताया, लेकिन ए ने बताया कि पृथ्वी है, सूर्य को घूम रहा है। एक ब्रह्मगुप्त था, ये भी गणितज्ञ थे, समझे। एक किताब लिखे थे जिसका नाम था ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत नाम था। क्या नाम था? ब्रह्म सिद्धांत। इसको भारत का न्यूटन कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा भारत के न्यूटन किसको बोलते हैं, तो बोलिएगा ब्रह्मगुप्त। किसको? ब्रह्मगुप्त। ये रहा है आपका गुप्त काल के बारे में दूसरा क्लास। तो हम लोग क्या क्या पढ़े, तो पढ़े हम लोग प्रशासन में चले। सबसे ऊपर में कौन होता है, तो राजा। राजा सबसे क्या होता है, सेना का अध्यक्ष भी होता है। सबसे ऊपर रहता है कि इसका सबसे बड़ा पद होता है, इसके ऊपर कोई पद नहीं होता है। इसके बाद में हम लोग देखें कि देश कौन कौन भाग में बांटा हुआ था। देश, भुक्ति, विषय, ग्राम में बांटा हुआ था। इसके बाद में हम लोग देखें कि जातियों का सबसे बड़ा विस्तार हुआ। फिर अर्थव्यवस्था में देखिए कि कृषि सबसे बड़ा इसका अर्थव्यवस्था का क्या था, रीढ़ था। फिर हम लोग पढ़े कि इसको बोला जाता है, स्वर्ण सिक्का को दिनार बोला जाता है। फिर धर्म में देखे वैष्णव धर्म को बढ़ावा मिला। कला के क्षेत्र में देखे कि चित्रकला जो अजंता और बाघ गुफा में देखने को मिला। फिर कई प्रकार का हम लोग विद्वान और रचना के देखे, जिसमें कालिदास ने रघुवंश का रचना किया। फिर विष्णु शर्मा के पंचतंत्र के किया। उसको बाद में हम लोग आर्यभट्ट के बारे में पढ़े। ये सब रहा है आपका गुप्त काल के बारे में। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अपने खुद से एक बार किताब पढ़े और ऑब्जेक्टिव लगाए, इससे आपका बेहतर और होगा। और एग्जाम में आप सही ज़्यादा करिएगा। क्वेश्चन गुरुकुल से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।